नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। लोकतंत्र भारत की सदियों पुरानी परंपरा में है, इतिहास में है। इसलिए 1947 को स्वतंत्र हुआ भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बना। लेकिन क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, उनके जैसे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध के नाम पर भारत के लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं? जबकि दुनिया को मानना पड़ा है कि चुनौतियों के बीच आज मोदी के शासन में भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, राहुल गांधी को शंका क्यों है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों लंदन दौरे पर हैं। बीते 4 दिनों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के नाम पर हुए 2 इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया। इन दोनों इवेंट्स में मोदी सरकार के खिलाफ उनकी बातें सुर्खियां बटोर रही हैं। कैम्ब्रिज के इंडिया एट 75 कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आरएसएस और प्रधानमंत्री से मेरी समस्या ये है कि वो भारत के बुनियादी ढांचे से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और 20 करोड़ लोगों को अलग थलग करते हैं तो आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, मैंने विस्तार से हिंदूवाद को पढ़ा है और मैं कह सकता हूं कि लोगों की हत्या करना और उन्हें पीटना हिंदू होना नहीं है। हिंदूवाद पर राहुल का बयान उलझाने वाला है। उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि मानो आज हिंदू हत्या करने और पीटने के लिए ही जाना जाता हो। राहुल के ऐसे बयानों से लगता है कि उनका कंपटीशन खुद से ही है, क्योंकि पिछले हफ्ते कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने देश भर में केरोसिन छिड़क रखा है। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature now. ये सही है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई है भी तो नहीं। और उसी जनता ने नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात चुनाव से समर्थन दे रखा है। 3 चुनाव गुजरात में और 2 चुनाव भारत की लोकसभा के लड़े हैं नरेंद्र मोदी ने, और हर बार उन्हें जनता का संपूर्ण विश्वास और साथ मिला है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ दूसरे नेता ऐसे बयान देते हैं जो हैरान करते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान सुनिए और समझिए वो क्या कह रही है। কিন্তু তারা তাদের কাজ করতে পারছে না, কারণ কোনো অটোনমি নেই। টোটাল অটোনমিটা দুজনের হাতে এবং বিজেপির হাতে। এই রকম এত নিকৃষ্ট টাইপের পলিটিক্যাল ইন্টারফেয়ারেন্স এমনকি হিটলারি আমলেও হয়নি, স্ট্যালিনও করেনি, মুসোলিনিও করেনি। हिटलर स्टालिन से भी बदतर है मोदी शासन। ठीक है, ये ममता बनर्जी का सोचना जरूर हो सकता है, पर सवाल ये उठता है कि फिर बंगाल में जो चल रहा है उसे हम क्या कहें? वैसे अपने ही देश में नरेंद्र मोदी पर सीधा टारगेट नई बात है ही नहीं। मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। ममता पीएम मोदी की तुलना हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन से कर रही हैं। लेकिन क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी को
मिल रही अहमियत उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि का एहसास कराती है। और ये तस्वीर जरूर देखिएगा। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी सभी क्वाड नेताओं के साथ खड़े हैं और वो सबसे आगे हैं। उनके साथ है जापान के प्रेसिडेंट और थोड़ा सा पीछे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के। और ये बताता है हाउ इंडिया इज फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स। इस तस्वीर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा है इंडिया लीड्स। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो कहा है ये भी आप सुनिए, क्योंकि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. तो आज पब्लिक ये सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर दुनिया को भरोसा है, राहुल ममता को क्यों नहीं? सवाल नंबर 2, क्या लोकतंत्र की दुहाई देकर राहुल हिंदुओं पर दुनिया में झूठ फैला रहे हैं? और सवाल नंबर 3, हिटलर से मोदी युग की तुलना करके ममता बनर्जी ने क्या लोकतंत्र का अपमान किया है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ आशुतोष जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जुड़े हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। शांतनु सेन, डॉक्टर शांतनु सेन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है गजेंद्र सांखला जी को, कांग्रेस के लीडर है। और गजेंद्र सांखला जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपको पूछना चाहती हूं कि ये राहुल गांधी जब बाहर के देशों में होते हैं तो एक बार भी दुनिया में देखते हुए लोगों को ये मौका कभी छोड़ते नहीं है कि वो भारत पर वार करें। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश पर केरोसिन छिड़क दिया है, यहाँ तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये तो देश है ही नहीं, देश कुछ नहीं होता तो मतलब प्रधानमंत्री इस देश में कुछ नहीं है, चीफ मिनिस्टर ही रहे होंगे क्योंकि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। गजेंद्र सांखला जी, क्या सच कहने में कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज है क्या? नाविका जी, सच कहने में कांग्रेस को कोई परहेज नहीं है और समय समय पर देश को सच्चाई बताने का काम देश के नेताओं का है। और देश के अंदर जिस तरह की सरकार चल रही है और जिस तरह की सरकार के अंदर एक तानाशाह नेतृत्व है, वो सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। पिछले 7.5-8 साल के अंदर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, एक्साइज के छापे विरोधियों के ऊपर पड़ रहे हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूध से धुली हुई है। दूसरी पार्टियों के लोग भी बीजेपी में शामिल होते ही वो दूध से नहा करके एकदम पवित्र हो जाते हैं। यह इस बात को दर्शाता है, जिस तरह हिटलर ने मुसोलिनी से तमाम मीडिया के ऊपर कब्जा किया, आज तमाम मीडिया गोदी मीडिया हुआ है। देश की सारी बातें आज उसको विपक्ष नकारा लग रहा है। पुरानी सरकारों के नेतृत्व करने वाली आयरन लेडी जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज राजीव गांधी, आज उनके जो विश्व के स्तर पर जो उन्होंने साख बढ़ाई वो सारी जीरो है, दुबिल है। केवल नरेंद्र मोदी आज देश के अंदर है। इस तरह का जो भ्रामक प्रचार मीडिया कर रहा है, ये भी मुसोलिनी और हिटलर का ही चलिए आपके 60 सेकंड पूरे हुए। शहजाद पूनावाला, आप तो कटघरे में थे ही, हम भी आकर खड़े हो गए आपके साथ, हम पर भी इतने सारे इल्जाम लगा दिए गजेंद्र सांखला जी ने। चलिए आप जवाब दीजिए सांखला जी को। नाविका जी, उनकी मजबूरी समझिए, उनको बेटा बचाना है और बेटा बचाना है, इसमें वो सबको गाली दे सकते हैं। वो देश को, देश की जनता को, प्रधानमंत्री को, देश की सेना को, पत्रकारों को, सबको लपेट लेंगे, परंतु बेटा बचाओ अभियान इनका जो है वो जारी रहेगा। देखिए आज समस्या क्या है, आज आईएनसी हुआ करती थी, अब ये आईएनसी नहीं, इट्स नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एंटी नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। और मैं इनको कहता हूं भारत बर्बादी और भारत बदनामी ब्रिगेड बन चुकी है। देखिए किस प्रकार
प्रकार से, देखिए हो सकता है इनको बीजेपी पसंद ना हो सकता है इनको नरेंद्र मोदी जी भी पसंद ना हो, अभी गाली दे रहे थे, परंतु नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत की सेना का विरोध करना और उस जेरेमी कॉर्बिन के साथ गलवैया मिलना, जो जेरेमी कॉर्बिन कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जो कहता है कि भारत की सेना ऑक्यूपाइंग फोर्स है, जो कहता है कि भारत की सेना ह्यूमन राइट वायलेशन करती है, इस प्रकार से जिस प्रकार से आज, और ये पहला इंस्टेंस नहीं है, इससे पहले जिस प्रकार से ये मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को कह रहे थे कि मोदी जी को हटा दीजिए, हमारी मदद कीजिए, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा हो, आर्टिकल 370 हो, सब बातों में पाकिस्तान से सुर मिलाना, चाइना के साथ MOU साइन करना, चाइना का चंदा ले लेना और फिर चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाना, तो ये राहुल गांधी का हाथ हमेशा देश की विरोधियों के साथ हो चुका है। मैं आशुतोष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, मीडिया को टारगेट करना, चलिए इसमें कुछ नया नहीं है, कोई ना कोई तो टारगेट करता ही रहता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो इस पर अपनी सफाई देना मुझे नहीं लगता कि कोई खास जरूरी है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आज क्वाड में भारत है, ये पहले भी हो सकता था, इंदिरा गांधी जी के समय, नेहरू के समय, राजीव गांधी के समय, पर नहीं बना ना, अब है। और आज जो बाइडेन ने जो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, मैं नहीं मानती कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर देखा जाए, पर आप देखिए भारत का मान तो ऊंचा हुआ है ना। एक तरफ ये दृश्य देखने को मिलता है और दूसरी तरफ कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राहुल गांधी के ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं, और उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रेफरेंस ही नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में राष्ट्र को, नेशन को एड्रेस किया गया है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं राष्ट्र है ही नहीं, नेशन है ही नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये इनकी इग्नोरेंस है, ये इनकी मैं क्या कहूं, विफलता है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की, या फिर मजबूरी है कि अगर पॉलिटिक्स करनी है तो नरेंद्र मोदी पर वार करो, तभी पॉलिटिक्स हो सकती है भारत देश की। आप क्या समझते हैं? नमिका, सबसे पहले दो बातें। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी विपक्ष में है, विपक्ष के नेता है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी करेंगे सरकार की आलोचना करेंगे। और उसमें अगर उल्टा होता, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह सत्ता में थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता जो है वो सरकार पर हमले करते थे, मनमोहन सिंह पर हमले करते थे। लेकिन एक चीज जो इस पूरे मसले पे हमारे ख्याल से मिसिंग है कि जब हम ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी है तो भारत है, जैसा अभी आपने कहा क्वाड में भारत क्या पहले था क्या, शायद बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि भारत नॉन अलाइन मूवमेंट का एक सबसे बड़ा नेता माना जाता था और पूरी दुनिया में उसके साथ जाने कितने देश, 50 से ज्यादा देश उसके साथ हुआ करते थे। सोवियत यूनियन के साथ भारत की दोस्ती हुआ करती थी। जॉर्ज बुश जब मनमोहन सिंह गए थे तो उन्होंने कहा था व्हेन मनमोहन सिंह स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। ये 2008 के आसपास की बात है। तो जो चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसकी इज्जत, उसका सम्मान सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। और अगर भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और जो 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ के लोकतंत्र की दुनिया में सराहना होती है। अगर देश के अंदर अगर लोकतंत्र को लेकर अगर सवाल बाहर खड़े हो रहे हैं तो उस पर भी हमें गौर से सोचना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि नरेंद्र मोदी की वजह से भारत 2014 के बाद पैदा हुआ है और भारत आजाद हुआ है। आशुतोष जी, आपके 60 सेकंड खत्म होते हैं और मैं हर्षवर्धन जी को बुलाऊंगी। हर्षवर्धन जी, आप भी इस डिबेट में आप कूद ही जाइए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनकी अगर तारीफ हो रही है तो ये एक महज इत्तेफाक है। कोई भी होता इस कुर्सी पर उनकी तारीफ होती, कोई भी होता इस कुर्सी पर तो उसको हाई टेबल ऑफ द वर्ल्ड पर जगह मिलती, जैसे पहले भारत को मिली थी नॉन अलाइंड मूवमेंट के समय। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल ठीक है कि न तो भारत नरेंद्र मोदी के साथ पैदा हुआ है, न भारत 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ है। तो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जो समझ कम है कि जो संविधान को कहते हैं और यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, जब इस तरह से वो बात शुरू करते हैं तो पहले ये भी समझ लेना चाहिए कि उनकी समझ की बड़ी गंभीर समस्या है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले दूसरे प्रधानमंत्री बहुत कुछ नहीं करते थे, हमने देखा था मनमोहन सिंह के समय हमारी क्या पॉलिसी थी पाकिस्तान को लेकर, कैसे पन्ने बदल जाते थे, विदेश मंत्री भूल जाते थे कि क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, क्या बताना है। और आज ये स्थिति है कि दुनिया के जो भी सबसे बड़े नेता कह रहे हो अपने आप को, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे शी जिनपिंग हो, चाहे जो भी देश के नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर दुनिया की किसी समस्या का समाधान खोजना है तो भारत और नरेंद्र मोदी की तरफ देखना होगा। और ये सिर्फ
कोई ऐसा नहीं है कि रक्षा के मामलों में या कोई दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो सिर्फ इतना भर है। वो एनवायरमेंट की बात करते हैं तो, टेररिज्म की बात करते हैं तो, इंटरनल जो डिस्प्यूट है उसकी बात करते हैं तो, और जो सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि दुनिया को अगर आगे ले जाना है तो इस भारत के बिना नहीं काम चलने वाला है। और अभी तक लोगों को यह लगता था कि जहां जहां सरकारें बदल रही हैं उसके बाद भारत के संबंध खराब होंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो। ये बहुत बड़े उदाहरण है कि भारत उसी मजबूती से खड़ा है। लेकिन मैं दर्शकों आपको बताना चाहती हूं कि राहुल जब कैम्ब्रिज में लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे तो सिद्धार्थ वर्मा नाम के कैम्ब्रिज के एक छात्र ने उन्हें जवाब भी दिया। सिद्धार्थ वर्मा भारत के एक सिविल सर्वेंट भी हैं और IRTS के अफसर हैं। और क्या कहा उन्होंने राहुल गांधी से, ये सुनिए। So even Chanakya, when he interacted with the students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. Adi Shankaracharya, he said, just 10 seconds. One second. Did he use the word nation? He said, you belong to a Rashtra. Rashtra is, the Sanskrit. Rashtra is kingdom. Rashtra, no, it's a Sanskrit name for a nation. So Nation, they were. nation is the word nation, right, is a Western concept. और सिद्धार्थ वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पे सवाल पब्लिक का शो पे। सिद्धार्थ वर्मा जी नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे शो पर। सवाल पब्लिक का है तो आज पब्लिक आपसे ये सवाल पूछ रही है कि आपने कोशिश की राहुल गांधी को आईना दिखाने की, तो उन्होंने आपके साथ एक तर्क वितर्क किया और कहा राष्ट्र, नेशन कहाँ होता है, वो किंगडम होता है। आप वहां बैठे थे, बाकी स्टूडेंट्स में क्या चल रहा था, क्या बात चल रही थी, और आपने जो एक भारी भरकम ज्ञान जो उन्हें दिया, उसके बाद क्या रिएक्शन था राहुल गांधी का? नमस्कार नाविका और सभी दर्शकों को भी। और जब मैंने अपनी पूरी बात रखी राहुल जी के सामने तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो उन्होंने अपनी ही जो पहले की बात थी उसको रीटरेट किया और उन्होंने बताया कि कैसे भारत जो है वो एक राज्यों के बीच में समझौता था जिसका परिणाम है। और उन्होंने ये बताया कि कैसे उनके ग्रेट ग्रैंडफादर क्योंकि उन नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व थे तो इसलिए उनको उस बारे में पता है। और जहाँ तक आसपास के छात्रों की बात है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी कोट कर रहा हूँ और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोट कर रहा हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रियम्बल में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो भारत के हैं वो हम सबको पता है। और आज सोशल मीडिया पे भी जब ये वीडियो लोगों के पास तक पहुंचा तो सब लोगों ने एक्नॉलेज किया, परंतु उस सभा कक्ष में कैम्ब्रिज के खूब सारे स्कॉलर्स होने के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि उनका एक नेगेटिव आउटलुक था मैंने जो भी तथ्य रखे उस पे। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, परंतु ये दर्शाता है कि जो भी ऐसे नेगेटिव आइडियाज़ हैं उनको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर भारत के इतिहास और भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें विश्वास रखते हैं, परंतु अगर ऐसे नैरेटिव्स को हम काउंटर नहीं करेंगे तो कुछ लोग इग्नोरेंस के कारण उसमें विश्वास रखने लगेंगे। सिद्धार्थ वर्मा जी, आपने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही और इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की जहां बात आती है तो फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सीधी तौर पर कहा है। क्या राहुल गांधी से जब बहस हुई तो इस इशू को उन्होंने माना या नहीं माना, और क्या आप सरप्राइज हुए थे कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेरे ख्याल से 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है और भारत की फर्स्ट फैमिली ऑफ पॉलिटिक्स से आता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इल्म नहीं है? तो मैंने जब ये तथ्य रखे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो था वो बाद में इग्नोर कर दिया गया, इस पे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और काफ़ी अचंभा हुआ मुझे कि हम अनुच्छेद 1 जो है भारतीय संविधान का उसको हम चेरी पिकिंग करके रख रहे हैं और जो उसके जस्ट एक पन्ने पहले ये लिखा है और बाकी पूरा संविधान है
उसको हम नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा हम ये समझते हैं कि राष्ट्र का मतलब किंगडम है, तो ये हिंदी और संस्कृत की एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है। मुझे नहीं लगता है कि भारत में ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये मानते होंगे कि राष्ट्र का मतलब किंगडम होता है। तो एक कैम्ब्रिज जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे बेसिक फैक्ट्स अगर कॉन्टेस्ट किए जाएंगे और उस पर डिस्कशन होगा तो काफी अनफॉर्चुनेट है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ आशुतोष जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं एक आपसे आपत्ति दर्ज करवाना चाहता हूं। आपको हमेशा मुझसे आपत्ति होती है। बहुत बड़ी आपत्ति है और सिद्धार्थ जी से भी आपत्ति है। भाई उन्होंने सही कहा है, उनके लिए राष्ट्र उनके पारिवारिक किंगडम की तरह हमेशा रहा है। उनको हमेशा ये राष्ट्र अपना साम्राज्य लगा है, बाप की बपौती लगी है, इसीलिए तो कह रहे कि राष्ट्र इक्वल्स टू किंगडम। जिनके लिए इंडिया इज इंदिरा, उनके लिए राष्ट्र किंगडम ही होगा ना, इसीलिए तो कह रहे हैं। ये आप बेसिक फैक्ट नहीं समझ पाए, ये इग्नोरेंस नहीं, ये कनाइवेंस जी है। जी मुझे लगता है हमारी भी समझ कुछ कम है। और बादल देवनाथ जी तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार दादा, आपसे पूछना चाहती हूं दादा के ममता बनर्जी कह रही हैं मोदी इज लाइक हिटलर एंड मुसोलिनी एंड स्टालिन। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी विरोध में आप कहीं देश का अपमान तो नहीं कर रहे? मैडम, पहले तो मैं आपको सॉरी मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं रास्ते पर हूं और एक मीटिंग में आया हूं और बीच में आप लोगों ने मुझे बुला, 2 मिनट में आपने बुला लिया और मैंने रास्ते पर ऐसे पकड़ के आपको मैं लाइव दे रहा हूं। मैं पूरे दर्शकों और टाइम्स ना नवभारत को और मैडम आपको, मैं सारे पैनलिस्ट को, सबको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और दूसरा बात है, ये तो बिल्कुल बात है, देखिए रसोई गैस का दाम 1026 रुपया, पेट्रोल डीजल का दाम कितना है, और खाने की चीज रास्ते पर बेरोजगार कितना बढ़ गया पूरे देश में। और हर तरह हर जगह में हर पॉलिटिकल पार्टी विरोधी जितना लीडर है सबको डराना धमकाना, सीबीआई ईडी को देके धमकाना। और ये जो चल रहा है पूरे बंगाल में, जैसे देखिए भाजपा हर दिन तोड़ रहा है। कल अर्जुन सिंह टीएमसी में ज्वाइन कर लिया, एक सांसद अर्जुन सिंह वो भी ज्वाइन कर लिया। कोई भाजपा में रहना चाहता है। और बंगाल में हर तरह जैसे ईडी सीबीआई और जैसे जीएसटी के बारे में और बहुत सारे पैसा जो ड्यू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देना चाहते है, 100 दिनों का काम जो होता है उसका भी 4 महीने से पैसा नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। और देखिए तो इसका मतलब हिटलर शाही चल रही है। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। और ये तो सही है, इतना तक सही है कि आपके बंगाल के लीडर छोड़कर वापस तृणमूल जा रहे हैं। इजी कम इजी गो। पर मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि क्या हिटलर की पार्टी से लोग इतनी आसानी से दूसरी पार्टी में चले जाते और उनका ऐसे ही उनको जाने दिया जाता? यहाँ पर ये फोन पकड़कर गालियां देते और वहां पे उनको गाली दिया जाने देता और चुनाव भी जीत जाते। हिटलर क्या ऐसा था, उदारवादी था कि एक चुनाव जीतने देता और दूसरा चुनाव हारने देता? तो ये इनको मैं कहता हूं चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिलेक्टिव कमिटमेंट है। हम चुनाव जीते तो सब कुछ ठीक है, लोकतंत्र ठीक है। हम चुनाव हारे तो लोकतंत्र खराब है। हम केस जीते तो कोर्ट ठीक है, हम केस हारे तो कोर्ट खराब है। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र में तब्दील कर देते हैं। इनको लगता है परिवार तंत्र पर खतरा। अरे बादल जी अब मत बरसो, बिना समय मत बरसो। अरे मेरा समय है, अब अभी बरसे हो, अभी तो पूरा बरस गए। अरे थोड़ा, अरे भाई बाढ़ आ जाएगी, आपके तर्कों की बाढ़ आ जाएगी। एक मिनट रुक जाइए ना। मैं आशुतोष, मेरे समय पर कैसे बरस गए? एक मिनट, मेरे समय पर नहीं बरसना था। बादल जी हाँ, मेरी आखिरी बात। अरे सुनिए ना, बिना मौसम के मत बरसिए, ऐसे नहीं अच्छा होता, बाढ़ आ जाती है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी का तो आपने पहले ही भुगता है, अब भुगतोगे सुनामी फिर से। सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये लॉ ऑफ द रूलर है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये किसके विषय में बोला है कलकत्ता हाई कोर्ट ने? किसके विषय में बोला है कि यहां पर तो जांच पुलिस को दी नहीं जा सकती, सारी जांचें सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए बीरभूम मामले में? ये किसके विषय में बोला है कि जिस प्रकार से वहां पर जब दुर्गा पूजा विसर्जन को रोका गया और केवल ताजिया को अलाउ किया गया तो फटकार किसको लगाई थी? मेरी याददाश्त कमजोर है बादल देवनाथ, जरा याद दिला दीजिए। ममता बनर्जी की टीएमसी आज जो छाई हुई है, तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर आज छा चुका है बंगाल में। 2 मई के बाद लोकतंत्र गई, 2 मई लोकतंत्र गई। जुमला पार्टी के साथ, भारतीय जुमला पार्टी के साथ बात नहीं करूंगा मैं। और ये मुझे बोल रहे कि हाँ हिटलर शाही है। आपको सोचिए, बता दीजिए सच्चो भारत हुआ कि नहीं, मेक इन इंडिया हुआ कि नहीं, डिजिटल इंडिया हुआ कि नहीं? ओके, ऑल राइट। एक सभा में 5 ट्रिलियन 18 बार
उन्होंने मोदी जी ने बताया था। सही लेकिन सवाल है, 5 का सही गवर्नमेंट हुआ सवाल भी है। बता हमारे दीजिए। साथ तो सिद्धार्थ देश को वर्मा बर्बाद लंदन कौन से किया? जुड़े हुए हैं। मैडम, आशुतोष देश को जी, बर्बाद कौन आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सिद्धार्थ वर्मा जी ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया, और वो मुद्दा है कि क्या भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है? नेशन है ही नहीं, और अगर राष्ट्र कहा जाए तो उसका मतलब किंगडम होता है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये समझने में गलती है, ये संस्कृत ना जानने का एक साइड इफेक्ट है, या ये एक मानसिकता है जो राहुल गांधी जी ने दर्शाई जब उन्होंने सिद्धार्थ वर्मा से तर्क वितर्क किया? देखिए, सरकार और सरकार के साथ जुड़े हुए लोग अगर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं तो उसमें कोई मुझे हंसी वाली बात नहीं नजर आती है। राहुल गांधी इस देश के अंदर राष्ट्र को लेकर, नेशन को लेकर, किंगडम को लेकर, लोकतंत्र को लेकर कई तरीके के विचार हो सकते हैं, कई तरीके की विचारधाराएं हो सकती हैं, उनकी अपनी परिभाषा हो सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये मानती है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है, उसकी सांस्कृतिक एकता है, और वो अपने राष्ट्र को, नेशन को अगर सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करने की कोशिश करती है तो ये उनका अधिकार है। लेकिन वेस्ट के इंटेलेक्चुअल्स अगर ये कहते हैं कि इंडिया इज नेशन इन मेकिंग, और पूरी दुनिया में जो राष्ट्रवाद और नेशनलिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ शुरू, तो एक अलग तरीके की परिभाषा। मेरा कहना यह है कि विपक्ष के नेता का इस तरीके से मजाक उड़ाना, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता का मजाक उड़ रहा है सिद्धार्थ वर्मा, या विपक्ष के नेता देश का मजाक उड़ा रहे हैं? आप क्या समझते हैं? मैं इसमें बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये आशुतोष जी ने एक प्रयास किया है कि मुझको एक पॉलिटिकल बैटल में घसीटने का। देखिए, मुझे अपना तर्क रख दे, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आपने ये कहा कि सरकार से जुड़े जो लोग हैं, मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं कि हर व्यक्ति जब भी, जैसे ही वो भारत के बाहर कदम रखता है तो वो भारत का एक राजदूत हो जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो एक और भी कोई व्यक्ति हो। और हम जब एक इंटरनेशनल स्टेज से कोई बात कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि कोई नैरेटिव है कि भारत एक सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, ये एक नैरेटिव नहीं है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और उन्होंने पहली बार अमेरिका में एक भारतीयता और भारत को इंट्रोड्यूस किया था, तो क्या उनको वहां जाके ये कहना चाहिए था कि नहीं, हम अभी नेशन नहीं है, हम कुछ टुकड़े हैं, हम कहीं जाके बनेंगे आगे चल के? नहीं, उन्होंने कहा कि वी आर अ नेशन एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर वैल्यूज। यही वैल्यूज हैं जो इस देश को बनाती हैं, यही वैल्यूज हैं जो कि इस डाइवर्सिटी जो हमारे देश में है, जो स्टेट्स इतनी सारी हैं, वो कैसे एक साथ आके मिल गई। यूएसएसआर क्यों नहीं बन पाया, यूगोस्लाविया क्यों नहीं बन पाया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक क्यों नहीं बन पाया? एक लीगल डॉक्यूमेंट क्या एक राष्ट्र बना देता है? ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, क्योंकि ये कई बार बोला गया है। और जब हम इंटरनेशनल स्टेज पे बोलते हैं, आप सिद्धार्थ वर्मा से इत्तेफाक रखते हैं या आशुतोष जी से? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा, जब आशुतोष जी ये कहते हैं कि नेशन का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट या फिर वहां से हम बहुत कुछ लेते हैं, तो हाँ, गलती हो गई हमसे, हम लेते हैं, इसीलिए हम इस तरह से देखते हैं। लेकिन ये आज की बात छोड़िए, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया स्वामी विवेकानंद का। मैं आपको विष्णु पुराण का एक श्लोक सुनाता हूं, याद करिएगा, आगे भी ठीक रहेगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब इतनी तो संस्कृत बहुत आसान सी है कि भैया भारत की सीमाएं कौन सी हैं, भारत देश कौन सा है, और किसको भारतीय कहेंगे, किसकी संतान है भारत के लोग। अगर इसके बावजूद आपको पश्चिम का मुंह देखना पड़ता है, तो फिर मुझे लगता है कि गंभीर समस्या है उस चिंतन में, उस पढ़ने लिखने में। और देश के बाद जब हम कहते हैं कि नेता को कैसे देखें, तो दो ही तरह से देखते हैं। एक, देश में लोकतांत्रिक तौर पर वो कैसे देखा जा रहा है, तो आप 2014 या 2002 के बाद से सारे चुनाव देख लीजिए। दूसरा, दुनिया में उसकी कैसी प्रतिष्ठा है, कैसे दुनिया उसको देखती है। भारत के कुछ कोट अनकोट तथाकथित बुद्धिजीवियों को छोड़ दें तो हर कोई यह मानता है कि भारत आज शक्तिशाली हुआ है, भारत की जनता की ताकत दुनिया देख रही है। बिल्कुल। और मैं शहजाद पूनावाला दिखाना चाहती हूं, राहुल गांधी ने लोकतंत्र का ज्ञान देते हुए 2020 में क्या कहा था, और यह आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने यह पहली बार नहीं कहा, यह उनकी मानसिकता है, यह उनकी सोच है। सुनिए। तरीका है डिटेन करना,
मारना पीटना ये इनका तरीका है, बट हम नहीं डरते नहीं। आपको लगता है सही है? ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। एक तो ये बात कही राहुल गांधी ने, और एक तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूं। ये तस्वीर है राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा, और उनके बीच में एक महाशय खड़े हैं जिनका नाम है जेरेमी कॉर्बिन। और जेरेमी कॉर्बिन है, ये हम सब जानते हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र का ज्ञान देते हैं, लेकिन उनकी ये वाली जो तस्वीर है उसने हंगामा मचाया हुआ है आज के दिन में। सैम पिट्रोडा के करीबी हैं और जेरेमी कॉर्बिन जो हैं वो लेबर पार्टी के सांसद हैं और भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं। उनकी इंट्रोडक्शन ही यही है। 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में भारत के खिलाफ लेबर पार्टी का कश्मीर प्रस्ताव पास हुआ था। जेरेमी कॉर्बिन ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की तोहमत लगाई थी। वो कश्मीर में यूएन रेजोल्यूशन लागू करना चाहते थे, यानी कि जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट चाहते थे कि ये प्लेबिसाइट हो कश्मीर में। पिछले साल मार्च में जेरेमी कॉर्बिन ने भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देते हुए किसान आंदोलन पर उनकी स्ट्राइक को समर्थन दिया था। मैं पूछना चाहती हूं गजेंद्र सांखला जी से। गजेंद्र सांखला जी, एक तरफ भारत की लोकतंत्र पर सवाल उठाना, भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट, एक किंगडम बताना, ये नहीं एडमिट करना कि ये एक राष्ट्र है, ये एक देश है, और ऊपर से जेरेमी कॉर्बिन राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा के बेस्ट फ्रेंड। ये क्या दर्शाता है? ये कौन सी मानसिकता है? और क्या राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, और नमन है उस परिवार को जिसने अपने प्राण त्यागे थे इस देश के लिए, लेकिन राहुल गांधी करते क्या हैं? किनके साथ खड़े होते हैं? और कहा जाता है जिनके साथ संगत रखते हो वही, उसी से पहचान होती है हर इंसान की। तो ये राहुल गांधी क्या दर्शाना चाहते हैं भारत को? पहली बात तो नाविका जी, आपको एक बात समझा दूं कि मीडिया जो नैरेटिव देश के अंदर सेट करना चाहता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध या सरकार का विरोध भारत का विरोध है, ये आप गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश मत करो। लोकतंत्र के अंदर रूलिंग पार्टी का विरोध उसकी जन विरोधी नीतियों के लिए किया जाता है। इसको आप ये कहते हो ना नरेंद्र मोदी का या सरकार का विरोध किया, भारत का विरोध हो गया। आज हिंदुस्तान के अंदर उस किसान आंदोलन का विरोध पूरे देश ने किया था। और तो क्या पूरे देश पर केरोसिन छिड़का हुआ है? क्या इस बात को सच मान ले गजेंद्र सांखला? नहीं, राहुल गांधी कहते हैं पूरे देश पर केरोसिन छिड़का हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं तेल बहुत महंगा हो गया और दूसरी तरफ कहते हैं मोदी ने छिड़क दिया पूरे देश पर। और ये बात नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी मिले, प्रधानमंत्री 2015 में मिले थे, लेकिन तब से जेरेमी कॉर्बिन का जो ग्राफ है वो नीचे आता गया। आप जवाब दीजिए गजेंद्र सांखला। नाविका जी, ये रोज भर पे, अरे सुन लीजिए गजेंद्र जी मौका मेरा है। गजेंद्र सिंह नहीं है। अरे भाई, गजेंद्र सिंह कौन बोल रहा है आपको? आपका नाम गजेंद्र सिंह नहीं है, मुझे कहा गया है, इसे जवाब मुझे देना है। किसने कहा भाई? ये सुनते भी अपनी इनके कानपुर में हड़ताल है क्या? मैंने कहा गजेंद्र सिंह? नाविका जी, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। मोदी सरकार का विरोध हो, नहीं, आप सरकार का विरोध करिए, पार्लियामेंट में करिए, देश की सड़कों पर करिए। आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिलती है देश का विरोध करने की। पर गजेंद्र सांखला जी, मैंने सवाल अब शहजाद पूनावाला से पूछा है। शहजाद पूनावाला, अगर मोदी जी मिलते हैं कॉर्बिन से तो कोई बात नहीं, राहुल गांधी मिलते हैं तो तकलीफ है, क्यों? अब देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। चलिए आप जवाब दीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बिरयानी खाते हैं आप। अरे भाई साहब, आप पूरे तरीके से सब उगल लो, फिर उसके बाद मुझे मौका देना। आपका जब हो जाए उगलने का तब मुझे बताना। नहीं, आप बताइए। मैं जी
मैं बोलूं नाविका जी? जी बोलिए। नाविका जी, प्रधानमंत्री की मुलाकात जेरेमी कॉर्बिन के साथ प्रोटोकॉल के तहत 2015 में हुई। जो ट्वीट्स उन्होंने 2019 में किए कश्मीर में जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद मैं आपको 2-3 ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। भारत की सेना ह्यूमन राइट वायलेशन करती है, ऑक्यूपेशनल फोर्स है और वहां पर रेफरेंडम होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के तहत, जो कि इंटरनेशनलाइजेशन जो नेहरू ने किया था। ये तो 2019 के बाद हुआ है और उसको जानते हुए भी राहुल गांधी अगर जाते हैं, इसका मतलब कि वो इन बातों को इंडोर्स करते। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं क्या कहता हूं, राहुल गांधी जो है वो कहते हैं कि भारत जो है राज्यों का संगम है। कल कोई कह देगा कि राहुल गांधी जो है वो अंगों का संगम है, परंतु महत्वपूर्ण अंग जो है वो मिसिंग है। उनके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, देखिए आपके पास है पर वो उनके पास नहीं है जो आपके पास है। अब सुन लीजिए, अरे बीच में मत बोला करें। गजेंद्र सांखला जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि मुझे डिबेट खराब करनी हो तो मुझे भी डिबेट खराब करना आता है। कृपया करके इस प्रकार से बीच बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर तर्क है तो आप अपने समय में बोल सकते हैं, दूसरों के समय पर अतिक्रमण करके अपने तर्क को ऊंचा मत कीजिए। अब रुक जाइए और सुन लीजिए। तीसरी बात, देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राहुल गांधी को ये बातें पता थी तब भी वो जाते हैं, तो ये मोदी विरोध नहीं, ये बीजेपी विरोध नहीं, ये तो देश विरोधी है। क्या ये भारत की सेना को ऑक्यूपेशनल फोर्स मानते? जब उन्होंने लद्दाख और यूक्रेन की तुलना की तो क्या ये कहना चाहते कि जैसे यूक्रेन की सेना कमजोर है, भारत की सेना कमजोर है? आखिरी सवाल, देखिए गोदी मीडिया तो बहुत हो गया, इनको तो सिर्फ जोड़ी मीडिया अच्छी लगती है। जोड़ी मीडिया वो है जो 8 वर्षों से सत्य के नाम पर केवल राहुल गांधी बचाओ आंदोलन में लगी हुई है। सत्य निकले ना निकले उनके वेबसाइट के पोर्टल से, परंतु राहुल गांधी को हर कुतर्क देकर कैसे बचाना है, ये जोड़ी मीडिया इनको बहुत पसंद है। मैं पूछना चाहती हूं बादल देवनाथ जी से। बादल देवनाथ जी, क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि राहुल गांधी 2017 में जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हो रहा था तब चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे, 2018 में सीपीसी डेलीगेशन से मिल रहे थे, सीक्रेट मीटिंग विद चाइना उन्होंने की, ये 2019 में उन्होंने कहा। मैं पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी को कोई खास लगाव है बाहर के देशों से कि वो ऐसे समय पर उनसे मिलना चाहते हैं जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा है, गलवान का स्टैंड ऑफ चल रहा है, या फिर अन्य चीजों की वजह से भारत चीन से थोड़ा पीछे हटा हुआ है, उस वक्त राहुल गांधी मिलते हैं। मैं पूछना चाहती हूं इसलिए कि क्या इस देश में यह तय करेगा कि हम किस तरफ जाएंगे, कि हम ऑपोजिशन में हैं या हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं। अगर हम ऑपोजिशन में हैं तो क्या हमारे बर्ताव में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है? देखिए मैडम, मैंने इस विषय में ममता दीदी ने आज तक कुछ भी नहीं कहा। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हो। दूसरा बात है राहुल गांधी का बात, जब भी ममता बनर्जी ने बार बार कहा जब देश का बात आएगा तो देश के साथ हम सब रहेंगे, और यही बात है। देश जब समस्या में पड़ेगा, कोई चीन का बात हो, पाकिस्तान का बात हो, हम सब चाहते हैं देश के साथ हम सब रहेंगे। लेकिन बीच बीच में राहुल गांधी क्या बोल रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पूरा देश भी जानता है। किसी को डिस्टर्ब करना और देश को पूरे विश्व में बदनाम करना ये हम सब नहीं चाहते हैं। हम सब जाति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ममता बनर्जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती। नहीं, एक सेकंड बादल जी, ममता बनर्जी ने कहा था साइक्लोन रिव्यू के दौरान कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती। तो आप किसको मानते हो? इमरान खान को, शहबाज शरीफ को? नहीं, किसको मानते हो आप जरा बता दीजिए, आपके लिए प्रधानमंत्री कौन है? पहले पुणेवाला जी, मैं बीच में रास्ते पर हूँ। आप बीच में रास्ते पर हो पर आप देश को बीच में मत लाइए। अच्छा नहीं, पर ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो देश में आपसे मुखालफत कर सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज में, पॉलिसीज में आपके साथ हैं। लेकिन आज मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन मतलब ये कह रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। इस देश में एक ही प्रधानमंत्री है और वो जनता तय करती है कौन होगा। वो जो भी हो वो प्रधानमंत्री होता है, सिर्फ हमारा नहीं, आपका नहीं, पूरे देश का। लेकिन आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, नवीन झा रांची से और पद्मा सोमनाथन रायपुर से। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। मेरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए लोकतंत्र,
मोदी और हिंदुइज्म पर बयान देते हैं या कोई हिडन एजेंडा है? आप राहुल गांधी के बयानों पर डिबेट करवा सकते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ही एक मुखर नेता है, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? चलिए, पहला सवाल आशुतोष जी आपसे पूछती हूं कि कोई हिडन एजेंडा है राहुल गांधी का या वो अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं? इसका सवाल का आप कांग्रेस से किसी नेता से पूछते तो ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब मिलता है। आपसे पूछा है कांग्रेस, इसीलिए आपसे पूछा सजाद, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, सॉरी, आप वो नहीं, सॉरी, आप वो जोड़ी मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रवक्ता नहीं बनाया, इसलिए आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, आपको बना दिया। आपको बना दिया। जमाना था जब नरेंद्र मोदी को हिटलर कहते थे आप। अरे आपको तो बना दिया ना, पर कांग्रेस ने आपको तो बनाया है प्रवक्ता। मैं आपको तो बनाया है सत्य का प्रवक्ता। अच्छा, चलिए मुद्दे पर आते हैं। पब्लिक के सवालों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पब्लिक ने सवाल पूछा है, आशुतोष जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं शहजाद को बता दूं कि हिटलर सबसे पहले अगर किसी ने कहा तो शहजाद पूनावाला ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। अच्छा। और लालकृष्ण आडवाणी ने 10 जून 2013 को जो एक ब्लॉग लिखा था, जब नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा था, उसमें मुसोलिनी हिटलर का जिक्र उन्होंने किया था। क्यों किया था ये सवाल शहजाद पूनावाला को पता होगा, क्योंकि तब वो कांग्रेस पार्टी में थे। और मुझे लगता है आडवाणी के उस ब्लॉग से बहुत प्रभावित होकर शहजाद पूनावाला ने तब नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा था और कहा था मैं तो बार्च पोल से भी उनको नहीं छूंगा। अब ये बात अलग है, पार्टी में इधर आगे बीजेपी में जाहिर सी बात है, उनकी मजबूरी, उनकी नौकरी है नरेंद्र मोदी की तारीफ करना और दूसरों की आलोचना करना। मैं इन्होंने पब्लिक का तो जवाब नहीं दिया, पर आप बताइए कि एक पब्लिक का सवाल ये भी था कि राहुल गांधी अपोज करते हैं, उसमें भी कोई गुण है? क्योंकि इस देश में ऑपोजिशन की भी जरूरत है, विपक्ष की जरूरत है। अपोज करना चाहिए, ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, पर जब देश के काम को अपोज नहीं ऑब्स्ट्रक्ट करना, और ऑब्स्ट्रक्ट करना केवल और केवल देश विरोध में, केवल और केवल मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आना। मुझे बताइए कि केवल मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत की सेना को ऑक्यूपाइंग फोर्स मानते हैं आप आशुतोष जी? जो ऐसा व्यक्ति कहता है उसके साथ आप फोटो खिंचवाते हो, उसके साथ आप मिलते हो, जबकि आपको पता है उसने ये 2019 में कहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप ऐसे व्यूज को एंडोर्स करते हो? और ये पहली बार नहीं है ना, मणिशंकर अय्यर भी गए थे पाकिस्तान, ये इसके अलावा चाइना के साथ मिल भी रहे थे चुपचाप गुपचुप तरीके से डोकलाम के समय पर। ये चाइना के साथ MOU भी साइन किया हुआ है, गजेंद्र सांकला के पास कॉपी भेजी है सोनिया गांधी ने, दिखाते नहीं है वो। उस RGF का चंदा भी लिया है, इसीलिए तो चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं गलवान में, इसीलिए तो बार बार भारत की सेना के मनोबल पर हमला करते हैं, पुलवामा का दोष भारत पर डालते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, कि एक तरफ ये तस्वीरें हैं अम्ब्रेला डिप्लोमेसी, यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति डिप्लोमेसी का अपना प्रोटोकॉल छोड़कर सामने आते हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम करते हैं, और उधर राहुल गांधी हैं। हर्षवर्धन जी, मैं सिर्फ एक बात जोड़ दूं, क्योंकि कई बार हो रहा है, पूरी बहस जो है वो नेशन पे शुरू हुई और कई उसमें कुतर्क भी जड़ दिए गए। मैं कह रहा हूं कि इस देश ने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और जाने कितने सम्राटों की श्रृंखला रही है। क्या आपको याद है क्या कि उनकी कोई किंगडम रही हो, एक स्टेट्स रही हो, यूनियन ऑफ स्टेट्स? और अभी के संदर्भ में याद दिलाऊं, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनारस में, वाराणसी में, जब काशी विश्वनाथ मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा उसके बाद फिर से बनवाया, तो क्या है क्या कि दूसरे राज्य में जाकर कोई अपना काम कर सकता है? अगर किंगडम चलती तो ये राष्ट्र था, राष्ट्र है, राष्ट्र रहेगा। इसको विभाजित तरीके से देखने वालों की बुद्धि में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की रत्ती भर समझ नहीं है। और इस पर मेरा नजरिया सिर्फ इतना है कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि इमरजेंसी के 21 महीने भी उसकी नींव हिला तक नहीं सके। इसलिए राजनीतिक एजेंडे के काम पर लोकतंत्र का बहाना विपक्षी नेताओं के लिए काउंटर प्रोडक्टिव शायद है। प्रधानमंत्री मोदी के रहते लोकतंत्र के नाम पर झूठ फैलाने से चुनावी फायदा नहीं मिल सकता। ये बात 2019 में देश की जनता स्वयं बता चुकी है। लेकिन इससे भारत विरोधी विदेशी ताकतों को मौका जरूर मिल जाता है, ये समझने की बात है।
आप विरोध करिए, नीतियों का विरोध करिए, लेकिन भारत का विरोध, क्या ये सही है? जो भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, इससे हर किसी को बचना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत विपक्ष की राजनीति जरूर है, लेकिन जब ये विरोध व्यक्तिगत हो जाए तो फिर शायद घातक हो सकता है। इससे सबको बचने की जरूरत है। आज इस डिबेट पर इतना ही, पर आपको दर्शकों मैं इस हफ्ते दिखाना चाहती हूं कुछ पुराने अंश उन इंटरव्यूज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैंने किए हैं अपने जर्नलिस्टिक जीवन में। अब जब प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल पूरे हो रहे हैं, टाइम्स नाउ नव भारत पर मैं आपको ये श्रृंखला दिखा रही हूं। आज मैं 2007 के गुजरात चुनाव के दौरान उनके इंटरव्यू का एक अंश दिखाना चाहती हूं। इस चुनाव में उन्होंने हिंदुत्व और सेक्युलरिज्म पर खुलकर अपना पक्ष रखा था और इस पक्ष को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। तब से लेकर अब तक 15 सालों से ये पक्ष वैसा ही है। सुनिए ये इंटरव्यू। Modi Sahab, Congress has begun to say that you started with the promise of talking about development, but you've gone back to your own agenda, the Hindutva agenda. How do you respond to them? मैं पहले दिन से विकास की चर्चा करता हूं, ज्योतिग्राम योजना की चर्चा करता हूं, गांव में 24 घंटे बिजली मिली इसकी चर्चा करता हूं, मैं चेक डैम की चर्चा करता हूं, मैं नर्मदा योजना को कैसे पार उतारी इसकी चर्चा करता हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में 9,000 करोड़ से 34,000 करोड़ तक गुजरात ने कैसे प्रगति की उसकी चर्चा करता हूं। प्राइमरी एजुकेशन में हमारे यहाँ 49% ड्रॉप आउट रेशियो था, वो वहां से कम होकर के 3% कैसे पहुंचा उसकी चर्चा करता हूं। मैं सिवाय डेवलपमेंट कोई चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन जब श्रीमती सोनिया गांधी ने गुजरात की धरती पर पहली सभा में मुझे मौत के सौदागर के रूप में जब उन्होंने ललकारा, तो लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि जनता के पास सत्य पहुंचाना चाहिए। और मैं आज फिर से कहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दों पर चर्चा करेगी, मैं उसका उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। पर आपको नहीं लगता कि समवेयर यू हैव confused the line between minority and majority sentiment at this point in time? मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में आतंकवाद की चर्चा करें, इस देश में एंटी सोशल एक्टिविटी की चर्चा करें, तो उसको ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने वाली मानसिकता क्यों बनाई जा रही है? क्या ये विकृति नहीं है? क्या ये सूडो सेकुलरिज्म नहीं है? अगर आतंकवादी है तो उसकी आतंकवाद की चर्चा करनी चाहिए। उसका नाम क्या है, उसका घराना क्या है, उसकी चर्चा करने की क्या जरूरत होती है? Mr. Modi, this particular election, you wanted to go away from the 2002 fever that was there at that time. Do you think you've been able to attain that, or do you think you have had to go back to replying to these questions on Hindutva, on Sohrabuddin, and that is what is creating the crowds to come? That's what most people think. मैं 2002 में भी डेवलपमेंट की ही चर्चा करता था, 2002 में ही विकास की ही चर्चा करता था, 2002 में भी विकास की ही चर्चा करता। मैं लोग पब्लिकली विकास के नाम पे वोट मांगता हूं। आपने मेरी जनसभा देखी होगी। मैं जनता को पूछता हूं, क्या आप डेवलपमेंट के लिए वोट देना चाहते हो? क्या आप आपके बच्चों की भलाई के लिए वोट देना चाहते हो? ये मैं सवाल पूछता हूं दुनिया को। लेकिन अगर मुझ पे कोई आरोप लगाया जाएगा तो आप चाहते हैं कि चुनाव के दिनों में भी मैं मौन रहूं? मैं 5 साल मौन रहा हूं, लेकिन जनता की अदालत में गया हूं, हर सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। Thank you very much, Mr. Modi, for giving us time on a busy day. That was Narendra Modi, and this is Navika Kumar on board the Rath with Chief Minister Narendra Modi in Gujarat. ये इंटरव्यू आज से 15 साल पहले का है। गोधरा के बाद ये इंटरव्यू कहा जाता था उस जमाने में कि ये वो वाला चुनाव था जिसमें अग्नि परीक्षा थी मोदी की कि वो दोबारा जीत कर आएंगे या नहीं।
और इस इंटरव्यू के दौरान बड़े बड़े प्रहार हुए विपक्ष से उनके ऊपर। दिल्ली में सरकार थी उस वक़्त यूपीए की, और सोनिया गांधी ने एक वक्तव्य में बयान दिया था और नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बुलाया था। और इस दौरान दिल्ली की सारी मीडिया पहुंच गई थी गुजरात के अहमदाबाद गांधीनगर के इलाके में, और सब कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हफ्ता 10 दिन नरेंद्र मोदी उस बयान का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। सारे पत्रकार दिल्ली से वहां अहमदाबाद पहुंचे हुए थे, और मैंने भी अहमदाबाद पहुंचकर 2 दिन उनके रथ यात्रा को फॉलो किया। और तीसरे दिन मैंने बस यूं अपना माइक हिलाया और किसी तरह नरेंद्र मोदी जी की नज़र मुझ पर पड़ी और कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे बुला लिया। ये मेरी पहली मुलाकात थी मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी के साथ, और उन्होंने मुझे रथ के अंदर बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, क्योंकि हम लोग बहुत देर चलकर रथ का पीछा कर रहे थे। वो अपना बाहर भाषण देकर बस रथ में आकर बैठे ही थे। पानी भी पिलाया उन्होंने, और उसके बाद बोला सवाल पूछो। तो थोड़ी देर के लिए मैं दंग रह गई थी कि आप सवालों के जवाब देंगे या आप ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप सवाल पूछिए, मैं सब सवालों के जवाब दूंगा। और ये इंटरव्यू उस दौरान, उस रथ यात्रा के दौरान हुआ था, और मैंने सभी वो सवाल पूछे जो उस चुनाव के सबसे अहम सवाल थे, और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया। 2007 में वो दोबारा चुनकर आए, और एज दे से बाकी सब इतिहास है। आज इस श्रृंखला में ये इंटरव्यू 2007 का, कल लेकर आऊंगी एक और इंटरव्यू का कुछ अंश जो मैं आपके साथ साझा करूंगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, पर जाइएगा नहीं, अपनी सीट से हिलिएगा भी मत, क्योंकि आ रहे हैं प्रोफेसर सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज़ की पाठशाला।